आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप। आज हम वितान भाग 2 कक्षा 12वीं पाठ नंबर 4 डायरी के पन्ने इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। और डायरी के पन्ने नामक इस पाठ की जो लेखिका हैं एन फ्रैंक हैं। एन फ्रैंक दुनिया की सबसे छोटी उम्र की लेखिका हैं जिन्होंने डायरी लिखी है। और डायरी के पन्ने जो उन्होंने लिखे एनी फ्रैंक ने, दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर डायरी है तो वो एनी फ्रैंक की है। इसके ऊपर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम एनी फ्रैंक के बारे में चर्चा करेंगे। एनी फ्रैंक जिनका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ 12 जून 1929 को और मृत्यु 1945 को। और जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे, 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो यातनाएं सहन की रेफ्यूजी कैंप में, शरणार्थी कैंपों में, वो उन्होंने जो अनुभव किया, जो उनके साथ घटा, वो सारा का सारा अपनी डायरी के पृष्ठों में अलग अलग लिखा। और वह दौर था द्वितीय विश्व युद्ध का, यानी 1939 1945 के बीच के दौर में। और विशेष करके जर्मनी के जो नाजीवादी थे उनके द्वारा यहूदियों पर जो अत्याचार किए गए, उनका जो शोषण किया गया, निर्ममतापूर्ण उनकी हत्याएं की गई, उनका एन फ्रैंक ने अपनी डायरी के द्वारा सारा का सारा मार्मिक वर्णन किया है। और एक ऐसा दस्तावेज है, एक ऐसा प्रमाणिक इतिहास है जो नाजियों की क्रूरता का एकदम लाइव उदाहरण है एनी फ्रैंक द्वारा जो लिखा गया है। तो इस पाठ की हम चर्चा करेंगे। और एन फ्रैंक ने ये लिखा तो सबसे पहले 1945 में इसको फ्रेंच में प्रकाशित करवाया गया। उसके बाद में 1952 में भिन्न भिन्न पत्रिकाओं में इनका प्रकाशन किया गया, अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया, अनेक नाटक लिखे गए, कहानियां इनके ऊपर बनी हैं, धारावाहिक बनी है। ऐसा दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली एन फ्रैंक की डायरी रही है। सबसे बड़ी विशेषता यह है। और एक बाल मन में जो घटनाएं घटित हो रही हैं, एक या बाल मन जो सोचता है, उसका एक साक्षात उदाहरण यहाँ है डायरी के पन्ने नामक इस अध्याय में। तो इसकी हम बारी तरतीब से श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम चर्चा करेंगे। पहले तो हम बात करने जा रहे हैं डायरी के पन्ने। जो पाठ का जो शीर्षक है, टाइटल है, इसका मतलब क्या है। डायरी क्या है कि डायरी अपने आप में एक विधा है। विधा आप सब जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों, जिस तरीके से जिस शैली में लेखक अपनी बात रखता है या अपना जो मूल संदेश है पाठकों तक पहुंचाना चाहता है, तो जो उसकी जो शैली है, उसके लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो ढंग है, उसको साहित्यिक दृष्टि में विधा कहते हैं। जैसे कहानी है, नाटक है, रिपोर्टाज है, जीवनी है, निबंध है, आपबीती है, इस प्रकार से ये यात्रा वृत्तांत है। डायरी भी अपने आप में एक विधा है। तो डायरी के पन्ने अर्थात जो डायरी में प्रतिदिन हम लिखते हैं वो डायरी के पन्ने। तो लिखा किसने है? एन फ्रैंक ने। एन फ्रैंक क्या है कि 13 वर्ष की बालिका है और जिसने शरणार्थी कैंपों में, शिविरों में जो अनुभव किया, जो उनके साथ घटनाएं घटी, उनको डेली वो लिखती थी अपने रूटीन में। और ये उन्होंने लिखा 8 जुलाई 1942 से 13 जून 1944 तक लगातार। उस एन फ्रैंक ने जो लिखा है वो एक दस्तावेज बन गया अपने आप में। वो पूरा एक पुस्तक के रूप में हो गया, एक ग्रंथ के रूप में हो गया, जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो डायरी के पन्ने अर्थात एन फ्रैंक ने जो लगातार 8 जुलाई 1942 से 13 जून 1944 के बीच में जो लिखा, उसके मूल अंश, उसके मुख्य अंश हैं, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। इसलिए इस पाठ का नाम डायरी के पन्ने लिखा गया है। और लेखिका एन फ्रैंक। तो विधा कौन सी हो गई? डायरी। जो हम डायरी शब्द है जो डेली लिखने का कार्य है। एक तो जैसे आप सब अपना होमवर्क लिखते हैं
कि आज हिंदी का ये है होमवर्क, इंग्लिश का ये है, मैथमेटिक्स का इस प्रकार का है, सस का ये है, तो होमवर्क आप डेली लिखते हैं, घर जाके उसको अपना जो होमवर्क है उसको पूरा करते हैं ताकि आपको याद रह जाए। ठीक उसी प्रकार से डायरी अपने व्यक्तिगत जीवन के जो अनुभव हैं उनको लिखना। जैसे कि आजकल कोरोना काल चला हुआ है और इसमें आप लॉकडाउन के जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके अनुभव हैं, वो आप साझा करते हो घर बैठे बैठे, क्योंकि आप घर से बाहर जा नहीं सकते, स्कूल में आप जा नहीं सकते, बाहर आप घूम नहीं सकते, घर में ही रहना है, आपके लिए सुरक्षित है। तो ऐसे में जो आप प्रतिदिन लिखते हो और लिखते समय आपका जो लगातार एक संग्रह हो जाता है, तो डायरी हो जाती है, कितने बजे आप उठते हैं, क्या क्या खाते हैं, कौन सी पुस्तकें पढ़ते हैं, ये सारा लेखन है वो डायरी है। तो डायरी लेखन है वो एक डायरी एक विधा के रूप में है, उसमें आपके खुद के अनुभव होते हैं, स्वयं के अनुभव होते हैं, वो किसी से दूसरे से साझा नहीं किए जाते। तो ये आपका एक व्यक्तिगत जो लेखा जोखा है उसको हम डायरी के रूप में जानते हैं। आइए हम बात करते हैं इसकी जो लेखिका है एन फ्रैंक के बारे में। जैसा कि हमने इसका पता किया कि 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में इनका जन्म होता है और बहुत ही अबोध उम्र में 1945 में निधन हो जाता है। और इस दौरान उनकी जो पब्लिसिटी होती है, जो प्रसिद्धि होती है, या जिसके कारण हम चर्चा कर रहे हैं, वो एक मनोविज्ञान है, अर्थात एक बालिका के द्वारा, 13 वर्ष की बालिका के द्वारा जो अनुभव किया है, या उसके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, या उसकी उम्र के अनुसार के उनके जो फीलिंग्स अनुभव उन्होंने जो लिखा है, वो अपने आप में एक प्रमाणिक दस्तावेज तो है ही, साथ ही जो नाजियों के जो अत्याचार हैं उनका भी यहाँ पर चर्चा की गई है। तो एन फ्रैंक के इस डायरी लिखने के जो पीछे जो मकसद रहा है, जो इस पूरे पाठ का जो उद्देश्य है वो क्या है, मूल संदेश क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजियों द्वारा यहूदियों शरणार्थियों पर किए गए अमानवीय व्यवहार, अत्याचार व शोषण का यथार्थ एवं मार्मिक चित्रण करना इस पाठ का उद्देश्य है। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, लगातार एन फ्रैंक ने इसमें जो लिखा उसका यहाँ पर चित्रण है। एन फ्रैंक ने ये जो पाठ लिखा है संबोधनात्मक शैली में लिखा है। कीटी जो कि एक गुड़िया है, उसको जो हमेशा साथ रखती है, उसके द्वारा एन फ्रैंक ने अपनी सारी बात रखी है। तो इस पाठ के जो मुख्य पात्र हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले एन फ्रैंक है जो 13 वर्ष की बालिका है। इसकी बड़ी बहन है 16 वर्षीय मार्गरेट, इनकी बड़ी बहन है। उसके बाद दूसरा जो परिवार है, इनके माता पिता इनके साथ में, दूसरा जो परिवार है वानदान का परिवार है, और एक मिस्टर डसेल, और इनका वानदान का जो पुत्र है, बेटा है मिस्टर पीटर, ये भी 16 वर्ष का है। तो ये 2 परिवार है, कुल मिलाकर के 8 है जो परिवार के सदस्य हैं। उन दिनों नाजियों के अत्याचार से बचने के लिए एक प्रकार से भूमिगत रहते हैं, छिपे रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर छिप करके जैसे तैसे करके अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। और इन 8 सदस्यों के इस परिवार में जो एन फ्रैंक है उसकी जो भावनाएं हैं उनको कोई समझने वाला नहीं है उनसे कोई बात करने वाला नहीं है, उनकी फीलिंग को समझने वाला कोई नहीं है। इसलिए एन फ्रैंक है अपनी संपूर्ण बात है वो कीटी जो कि गुड़िया है उसको संबोधित करके, उसको एड्रेस करके लिखती है। इसलिए बार बार इसमें कीटी की बात आती है, उसके उस गुड़िया की बात आती है। वही अपने जो मन की जो भावनाएं हैं, उनका जो एक्सप्रेशन है, उनकी जो अभिव्यक्ति है, वो उसके सामने कीटी के सामने करती है, गुड़िया के सामने करती है। तो उसने जो डेली में लिखा है वो उस गुड़िया को संबोधित करते हुए लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं है, उसके साथ चर्चा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह किसी से अपने मन की बात कहने के लिए कीटी जो उसकी जो गुड़िया है उसको संबोधित करती है, उसको एड्रेस करके लिखती है। अब इसमें जो मुख्य जो बात है हमने चर्चा की कि नाजियों द्वारा अत्याचार हुए
और इसमें जर्मनी है हालैंड के ऊपर अपना कब्जा करना चाहती है और हालैंड के आसपास रहने वाले जितने यहूदी हैं उनके ऊपर बड़े ही क्रूरतापूर्ण अमानवीय तरीके से अत्याचार होते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड के द्वारा उनके ऊपर गोलियों से उनको भून दिया जाता है, उनके पूरे के पूरे समूह को आग लगा दी जाती है, उनको चुन चुन के मार दिया जाता है। इस प्रकार से पूरा जो क्षेत्र हालैंड के आसपास का नाजियों के द्वारा उनकी जो यातनाएं हैं उनका एक उदाहरण रहा है। और ये जो सारी घटनाक्रम का जो रहा है द्वितीय विश्व युद्ध यानी 1939 से लेकर के 1945 का ये दौर रहा है। उस दौर में एक परिवार, जो दोनों परिवार जो साथ रहते हैं, भूमिगत रहते हैं, नाजियों के अत्याचारों से अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। उस प्रयास में एनी फ्रैंक ने जो लिखा है, जो अनुभव किया है, उसको आपके सामने रखा जा रहा है। तो एनी फ्रैंक 8 जुलाई 1942 को जो लिख रही है उसमें यही लिखा कि हम प्रतिदिन एक दूसरे से बात नहीं करते थे, दिन में चिपके रहते थे, रात को बिल्कुल पूरा जो कमरा होता था उसमें लाइटें ऑन करने का बिल्कुल भी कोई कार्य नहीं होता था, चुप रहते थे, खाना भी दिन में बनाते थे, केवल सांस लेने की आवाजें होती थी। दिन में इधर उधर के चिपके एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन बात करने में कोई भी एक दूसरे से रुचि नहीं रखता था। हमें अगले दिन योजना बनानी पड़ती थी कि हमने कल कहाँ छिपना है, इस प्रकार से। और ऐसे में कभी सामान को बंद करना, बॉक्स में डालना, फिर वापस आना, इस प्रकार से हमारी योजनाएं रहती थी। और उन योजनाओं में अपने जो कपड़े हैं उनको रखना, खेलने के सामान है उनको रखना, एक प्रकार से असमंजस की स्थिति रहा करती थी। जो नाजी थे वो उनको चुन चुन करके इस प्रकार से मारने का काम किया करते थे। और ऐसे में जो एन फ्रैंक है वो किसी से बोलती तो उसको बोलने नहीं दिया जाता था। अक्सर उनकी बहन से वो बात करने का प्रयास करते थे, लेकिन उनसे वो बात नहीं कर पाती थी। दिन में बात कर सकते थे, फिर उनके जो पिताजी हैं, मम्मी हैं, वो भी खाने पीने की व्यवस्था में चले जाते थे, फिर वो बात करते थे। फिर एकदम पता चला ने आक्रमण कर दिया है तो जैसे तैसे करके सारे सामान को इकट्ठा करके दूसरे स्थान पर जाना पड़ता था। और इसमें वहां का जो एक दहशत भरा जो माहौल है उसको दर्शाया जाता था कि किसी प्रकार के कपड़े भी बाहर के जो लोग थे वो छोड़ते नहीं थे। चोरी का माहौल था, दहशत भरा माहौल था। और इसके साथ साथ जो वानदान परिवार है वो भी उनके साथ रहता था, लेकिन संकालु स्वभाव था। और उसमें जो बात एन फ्रैंक ने बताई है मिस्टर डसेल के बारे में, हालांकि वो एक मिलनसार थे, अनुशासन प्रिय थे, लेकिन संकालु स्वभाव उनका ज्यादा था, अनुशासन में रहते थे और वो भी किसी से बात नहीं करते थे। अगर बात होती थी एन फ्रैंक की तो वो मिस्टर पीटर जो कि वानदान परिवार का था, वानदान का उनका लड़का था, पीटर उसकी भावनाओं को समझता था। उनका एक दूसरे से रिश्ता भी बढ़ता जा रहा था, एक दूसरे से वो प्रेम भी करते थे। और जब उनका जन्मदिन होता है, जन्मदिन की चर्चा यहाँ करती है एन फ्रैंक, तो उसको भिन्न भिन्न प्रकार के जो गिफ्ट हैं, भेंट हैं, मिलते हैं। बेस्ट लेटर है, इतिहास की पुस्तकें हैं, जर्मन की पुस्तकें हैं, खिलौने हैं, आइसक्रीम है, इस प्रकार की चीजें उसको मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं। उसकी भी यहाँ पर विशेष रूप से चर्चा की है। और जब उनके साथ अत्याचार होता था तो उनको गोदामों में भी छिपना पड़ता था, और गोदाम में इस प्रकार से एक प्रकार से अंधेरी गुफाओं के रूप में था। वहां पर कई कई दिन इनको खाना भी नहीं मिलता था। ऐसा इसमें चर्चा की गई है कि एक छोटे बच्चों को आप समझ के देखिए कि अभी जैसे कोरोना काल में आपको स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं, घर में ही पूरा दिन बिताना, कई कई महीने बिताना। और इस प्रकार से इन दोनों परिवारों ने 1.5 से 2 वर्ष लगातार इस प्रकार से अपने आप को व्यतीत किया, अपने आप को छिपा के रखा। इसमें सारा का सारा जो वर्णन है एन फ्रैंक द्वारा कि यही के जो यातनाएं हैं नाजियों द्वारा,
उनका जो अत्याचार है, और जो रेफ्यूजी हैं, जो फिल्म बनी है विशेष करके रेफ्यूजी जो शरणार्थी हैं, वो बेचारे पूरे के पूरे अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जा करके अपने आप को स्टेब्लिश करते हैं, अपने आप को स्थापित करते हैं। उनके साथ साथ जो अत्याचार होते हैं और उनकी जो भावनाएं हैं, हम भावनाओं की बात करें, एनी फ्रैंक एक 13 वर्ष की किशोर बालिका है, उसका मन है, उसमें मन में अनेक प्रकार की भावनाएं उठती हैं। उन भावनाओं का भी मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ पर चर्चा की गई है कि वो खेलने का भी मन करता है, बातचीत करने का भी मन करता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का भी मन करता है, बाहर घूमने का भी मन करता है, लेकिन इस प्रकार के कैंप में, इस प्रकार के शिविर में भूमिगत रहते हुए उनकी कोई इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। परिवार के लोग भी हमेशा दहशत में रहते हैं, उनको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये जो संपूर्ण कहानी है या नाजियों के जो अत्याचार हैं उनका तो वर्णन है ही, साथ ही जो रेफ्यूजी हैं, जो कैंपों में रहते हैं, शिविरों में रहते हैं, जो शरणार्थी हैं, उनके बच्चे और उनका रहन सहन, उनका दहशत भरा जीवन है, उसकी चर्चा है। और एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण की भी बात यहाँ एन फ्रैंक कह रही है, और उसके अनुसार कि जो पुरुष प्रधान जो समाज है, पुरुषों की हर बात को सुना जाता है, महिलाओं के या बालिकाओं की बातों को दबा दिया जाता है, जैसे कि एन फ्रैंक की कोई भी बात सुनने वाला नहीं है, तो उनका ये मानना है कि महिलाओं को बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, अर्थात महिलाओं को केवल एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझ लिया गया है। तो इसके खिलाफ एन फ्रैंक वो अपनी डायरी में लिखती है इस प्रकार से, 13 जून 1944 का जब उनका जो अंतिम पत्र होता है, तो उसमें लिखता है कि महिलाओं के साथ जो इतना अत्याचार होता है, या पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को कुछ भी नहीं समझा जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि जो पुरुष है वो मजबूर होंगे, महिलाओं को उनको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। तो इसमें एक प्रकार से महिला सशक्तिकरण की बात भी यहाँ कही गई है, मनोविज्ञान की बात इसमें कही गई है, और जो पीटर के द्वारा उनका जो एक प्रकार से सात्विक प्रेम है उसको दर्शाया गया है कि एक उम्र के हिसाब से जो शारीरिक जो परिवर्तन है उनको दर्शाया गया है। बच्चों के खेलने की जो क्रीड़ाएं हैं उनको बाधित कर दिया जाता है, उसको इस पाठ के माध्यम से दर्शाया गया है। तो आखिर में फिर वही कि दुनिया की सर्वोत्कृष्ट, सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली, संसार की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली जो डायरी है, डायरी के पन्ने हैं, इसमें लिखा गया है 13 साल की सबसे कम उम्र की लेखिका जो नाजियों के अत्याचार के ऊपर लिखा गया है, उसी का सारांश इसमें रखा गया है। आप इसको और अधिक पढ़ेंगे तो आपको अवश्य समझ में आएगी। एन फ्रैंक के द्वारा जो बाल मन की चर्चा की गई है, यहूदियों के अत्याचार की जो प्रशंसा की इसमें चर्चा की गई है, वो सारा इस पाठ का मुख्य अंश है। और यही कि मानव के साथ मानव का व्यवहार होना चाहिए, बच्चों को खुला आंगन होना चाहिए, उनके साथ किसी प्रकार से दोयम दर्जे का व्यवहार होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और बच्चों के मन की बात को अवश्य सुनना चाहिए। अप्रत्यक्ष रूप से एन फ्रैंक है डायरी के अपने इस दस्तावेज के माध्यम से यही कहना चाहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये पाठ आपको अवश्य समझ में आया होगा। इसके जो मूल प्रश्न बनने जा रहे हैं वो एन फ्रैंक के बारे में है। एन फ्रैंक का जो व्यक्तित्व है, पीटर और एन फ्रैंक की दोस्ती के संबंध में मिस्टर डसेल का व्यक्तित्व कैसा रहा है, वानदान परिवार के बारे में आप क्या जानते हैं, ये नाजियों ने यहूदियों पर क्या क्या अत्याचार किए उनका यथार्थ चित्रण कीजिए। इस प्रकार के इसमें प्रश्न बनेंगे जो कि आप इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे, लेक्चर को सुनेंगे तो ये सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आ जाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।